ट्यून इंडिया रेडियो क्लासिक के सभी सुनने वालों को राजेश ठाकुर का प्यार भरा नमस्कार। और दोस्तों, एक और रेडियो क्लासिक शो लेके हाजिर हो गया हूं आपकी जिंदगी में। और आज मैं आपके लिए एक कहानी लेके आया हूं और कहानी है 1971 की। और अगर आपका जन्म 1971 में हुआ है तो आपके उस साल में लिया चलूंगा जिस साल में आपका जन्म हुआ था और क्या कुछ उस साल हुआ। और इनकेस अगर 1971 से पहले आपका जन्म हुआ, जैसे आई थिंक मैं छोटा था, 3-4 साल का, चड्डी वड्डी पहन के घुमा करते थे उस जमाने में, और उस साल की जो फिल्में हैं अब मुझे पता चलता है कि क्यों वो मेरी फेवरेट फिल्में हैं। क्योंकि शायद बचपन में कहीं चलते फिरते घूमते फिरते हम उन गीतों को सुना करते थे। 1971 एक कॉमन ईयर था। शुक्रवार के दिन इसकी शुरुआत हुई थी और दुनिया भर में बड़ा जबरदस्त जश्न हुआ था। इस साल का आगमन किया गया था और शायद ये डिजिटल एज की शुरुआत का भी साल रहा होगा, क्योंकि दुनिया को इस साल माइक्रो प्रोसेसर मिला था। इस साल इन्वेंट हुआ था और पहला इंटरनेट चैट रूम भी 1971 में ही आया है। दोस्तों, 1971 की कहानी मैं आपको सुनाऊंगा। बड़ा जबरदस्त वो साल है और दुनिया का नक्शा उस साल में काफी बदला। पिछले काफी सालों से हर साल कुछ ना कुछ नया होता रहता है। 1971 में भी हुआ था। बांग्लादेश एक नया देश बना था और वहीं पे ब्रिटेन से कतार और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने भी आजादी हासिल की थी। वोटिंग राइट्स ये यूके और यूनाइटेड स्टेट में उस साल कम करके 18 साल कर दिया गया था। उससे पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन 1971 में ऐसा कुछ हुआ था। यही नहीं बल्कि एक नई स्टॉक मार्केट नैस्डैक, इस मार्केट ने अपना डेब्यू किया था 1971 में। वहीं पे 1971 में यूके और आयरलैंड ने डिसाइड किया था कि उनकी करेंसी जो है वो डेसिमल होगी। 1971 से ये इसकी शुरुआत हुई थी। तो दोस्तों, उस साल बड़ा कुछ हुआ है। आज उस साल में आपको मैं लिए चलूंगा। 91 हिंदी फिल्में उस साल बनी थी और क्या जबरदस्त फिल्में हैं, एक से बढ़कर एक फिल्में हैं, जिसमें से ज्यादातर फिल्में, अगर मैं टॉप 10 फिल्मों का जिक्र करता हूं तो बहुत सारी फिल्में राजेश खन्ना की है। ये मेरे हिसाब से राजेश खन्ना का पीक, अपने करियर का एक पीक ईयर भी माना जाता है, क्योंकि बड़ी कमाल की उनकी फिल्में हैं। सारी की सारी सुपर हिट रही थी। एक्चुअल में 1969 से लेके और आई थिंक 72 तक इनकी जो बॉक्स ऑफिस पे फिल्में आई थी, 17 मूवीज आई थी और सारी की सारी ये सुपरहिट फिल्में रही थी, जिसमें से 15 उनकी सोलो फिल्में थी। तो 1971 अकेले उस साल में राजेश खन्ना की 8 फिल्में आई थी। और अगर हम बातचीत करते हैं 1971 की, तो दुनिया की पॉपुलेशन थी 3.761 बिलियन, भारत की पॉपुलेशन थी 567 मिलियन, यूनाइटेड स्टेट की पॉपुलेशन थी 207 मिलियन, चाइना की पॉपुलेशन थी 841 मिलियन और ऑस्ट्रेलिया में उस साल रहते थे 12.9 मिलियन लोग। दोस्तों, आइए आपको लिए चलता हूं 1971 के जमाने में। अब उस साल बड़ी कमाल की फिल्में बनी है। फिल्मों का खूब सारा जिक्र रहेगा। इतने सारे बढ़िया बढ़िया गाने हैं, कमाल के गाने हैं। और आज जो गाने मैं आपको सुनाऊंगा ये वो गाने हैं जो मेरे बड़े पर्सनल फेवरेट गाने हैं 1971 की फिल्मों से। आइए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं, इस सफर की शुरुआत करते हैं। जिंदगी एक सफर है सुहाना, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे ओले ओले ओ, 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 ओले ओले ओ। चांद
ये जमाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। उड़ने उड़ने हो, उड़ने उड़ने हो, उड़ने उड़ने हो, उड़ने उड़ने, उड़ने उड़ने हो, उड़ने उड़ने हो। हंसते गाते जहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर। हंसते गाते जहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर। मुस्कुराते हुए दिन बिताना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। उड़ने उड़ने हो, उड़ने उड़ने हो, उड़ने उड़ने हो, उड़ने उड़ने हो। मौत आनी है आएगी एक दिन, जान जानी है जाएगी एक दिन। अरे मौत आनी है आएगी एक दिन, जान जानी है जाएगी एक दिन। ऐसी बातों से क्या घबराना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हसरत जयपुरी ने इस गाने को लिखा था और इस खूबसूरत गीत को लिखने के लिए उनको 1971 में बेस्ट लिरिसिस्ट का अवार्ड भी मिला था और किशोर कुमार साहब को भी इस गाने के लिए नॉमिनेट किया गया था। ये फिल्म का नाम है दोस्तों अंदाज और शंकर जयकिशन का संगीत था। 1971 की कहानी। 1971 दोस्तों भारत के प्रेसिडेंट थे वीवी गिरी, भारत के प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी, ऑस्ट्रेलियन मोनार्क एलिजाबेथ II, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर उस साल 2 बने थे। 10 मार्च तक थे जॉन गॉर्टन और उसके बाद विलियम मैकमahon बने थे ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर और ऑस्ट्रेलिया के गवर्नर जनरल थे पॉल हैसलक। 1971 दोस्तों साल जो बॉक्स ऑफिस पे फिल्में सबसे ज्यादा पसंद की गई थी, आइए जरा एक नजर दौड़ाते हैं। सबसे बड़ी फिल्म उस साल बनी थी, फिल्म का नाम था हाथी मेरे साथी। राजेश खन्ना, तनुजा, मदन पुरी और महमूद जूनियर ने इस फिल्म में काम किया था। दूसरे नंबर पर फिल्म थी मेरा गांव मेरा देश। धर्मेंद्र, आशा पारेख, लक्ष्मी, छाया, जयंत और असित सेन। तीसरे नंबर पर बॉक्स ऑफिस पे उस साल जो फिल्म सबसे ज्यादा पसंद की गई थी, फिल्म का नाम मर्यादा, माला सिन्हा, राजेश खन्ना, राजकुमार। चौथे नंबर पर अंदाज, शमी कपूर, हेमा मालिनी, राजेश खन्ना, सिमी ग्रेवाल। पांचवें नंबर पर कटी पतंग, राजेश खन्ना, आशा पारेख। अब इसमें राजेश खन्ना की काफी सारी फिल्में हैं। एक जो मेरी बड़ी पर्सनल फेवरेट फिल्म है बॉक्स ऑफिस पे, वो उसका नंबर 22 है। फिल्म का नाम है दोस्तों आनंद। क्या फिल्म थी। अच्छा, बड़ी कमाल की कहानी है। इन दोनों कहानियों का रिश्ता कुछ बड़ा अजीबो गरीब सा है। अजीबो गरीब इसलिए कि इन दोनों ही फिल्मों में राजेश खन्ना थे। अच्छा, हुआ ये कि हाथी मेरे साथी की स्क्रिप्ट या यूं कहिए जो ऑफर राजेश खन्ना साहब को दी गई थी, एक बहुत बड़ा अमाउंट उन्हें बताया गया क्योंकि ये बड़े सुपरस्टार उस साल बन गए थे और साउथ इंडिया के हमारे एक जाने माने डायरेक्टर प्रोड्यूसर इस फिल्म के थे। उन्होंने इन्हें बड़ा जबरदस्त अमाउंट दिया, लेकिन राजेश खन्ना को इस फिल्म की स्क्रिप्ट कुछ अच्छी नहीं लगी। उन्हें लगा कि यार स्क्रीन प्ले थोड़ा सा वीक है, वो खुश नहीं थे और एक्चुअल में ये एक रीमेक भी था।
और वहीं पे एक और स्क्रिप्ट इन्हें ऑफर की गई थी और उस फिल्म का नाम था आनंद। ये इन्हें स्क्रिप्ट बड़ी अच्छी लगी, लेकिन कहानी यहां पे थी, ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म थी और बजट बड़ा कम था। तो राजेश खन्ना ने हाथी मेरे साथी के लिए इन्होंने प्रोड्यूसर से कहा कि देखिए, मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूं जिनके साथ मैंने पहले काम किया, बड़ा अच्छा उनका काम है, तो मैं चाहता हूं कि आप उनसे ये स्क्रिप्ट लिखाइए। और वो चले गए सलीम और जावेद साहब के साथ। ये उनकी दोनों की एज ए जोड़ी पहली फिल्म थी और उन्होंने उनसे कहा कि देखिए भी स्क्रिप्ट मुझे अच्छी नहीं है, लेकिन इतना ज़्यादा मुझे अमाउंट दिया गया है और मेरा जो बंगला बन रहा है आशीर्वाद, ये उस अमाउंट से बन जाएगा। तो फिल्म की कहानी ठीक है, लेकिन स्क्रिप्ट में मैं चाहता हूं कि आप इसमें कुछ ऐसा लिखे कि अपने आप में एक वंडर हो जाए। और फिर वैसा ही उन्होंने किया। क्या जबरदस्त स्क्रिप्ट लिखी और उस साल की वो सबसे बड़ी फिल्म बनी। हालांकि राजेश खन्ना को मजा नहीं आ रहा था स्क्रिप्ट में। और वहीं पे दूसरी तरफ ऋषिकेश मुखर्जी की एक फिल्म आनंद जब उनके पास आई तो वो इतने ज्यादा खुश हुए कि उन्होंने अपना अमाउंट बहुत कम लिया था। यही नहीं बल्कि उनकी शूटिंग की डेट ही बड़ी कम थी। 8-10 फिल्में वो काम कर रहे थे लगातार। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं आपकी फिल्म करूंगा एवरीडे। आप जब भी फिल्म का काम खत्म करके मैं बता दिया करूंगा, इतने बजे आ जाऊंगा, तो हम आके उसकी फिल्म की शूटिंग करेंगे। कहते हैं कि आनंद की फिल्म की शूटिंग सिर्फ 28 दिन में पूरी हुई थी। एक बहुत ही यादगार ये फिल्म है। ऋषिकेश मुखर्जी कहते हैं ये फिल्म मैं डेडिकेट करता हूं मुंबई के नाम। मुंबई का जो जीवन है वो ऐसा जीवन है जैसा फिल्म में राजेश खन्ना का दिखाया गया था। तो दोस्तों, उस साल ये बड़ी कमाल की 2 फिल्में बनी थी। और अगर आपका जन्म हुआ है 1971 में तो आपको बताए चलता हूं कि उस साल और कौन कौन से कुछ ऐसे सेलिब्रिटी है, कुछ ऐसे लोग बाग है जो 1971 में जन्मे हैं और बड़ा जबरदस्त उनका कंट्रीब्यूशन रहा है। 12 जनवरी को पॉलिटिशियन प्रियंका गांधी, 18 ऑफ दिसंबर को बरखा दत्त, ये टेलीविजन की जर्नलिस्ट है, 7 ऑफ नवंबर को ऋतुपर्णा सेनगुप्ता, ये एक जानी मानी एक्ट्रेस है, 3 ऑफ जुलाई को जूलियन असांज, ये एक्टिविस्ट है, 20 अक्टूबर को डैनी मिनो, ये जानी मानी सिंगर है, 29 ऑफ अक्टूबर को मैथ्यू हेडन, ये ऑस्ट्रेलिया के एक जाने माने क्रिकेटर है, बड़े जबरदस्त ओपनर एक जमाने में हुआ करते थे। और वहीं पे 14 ऑफ नवंबर को एडम गिलक्रिस्ट, ये ऑस्ट्रेलिया के और दुनिया के एक बहुत ही कमाल के विकेट कीपर ऑलराउंडर। 10 जून को बॉबी जिंदाल, ये अमेरिका के गवर्नर है। 10 ऑफ जून को काइल सैडीलैंड, ये ऑस्ट्रेलिया के जाने माने ये रेडियो होस्ट है। 27 ऑफ जून को दीपेंद्र ऑफ नेपाल, ये वहां के राजा थे, हालांकि 2001 में इनका देहांत भी हो गया। 12 अगस्त को पीट सैम्प्रास, अमेरिकन ये टेनिस प्लेयर है। और 10 ऑफ सितंबर को लेंस आर्मस्ट्रॉन्ग, अमेरिका के जाने माने ये साइकिलिस्ट है। 1971 की कहानी है, 71 के गाने हैं। और आइए दोस्तों, एक मेरा पर्सनल फेवरेट गाना। मस्तानी मदहोश किए जा, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जा, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा। प्यास आती नहीं, ऐसा लगे जैसे कि तू हंस के जहर कोई पिए जाए। शाम मस्तानी
मदहोश किए जा, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा। बात जब मैं करूं मुझे रोक देती है क्यों तेरी नीची नजर, मुझे टोक देती है क्यों तेरी हया तेरी शर्म तेरी कसम मेरे होठ सिए जाए शाम मस्तानी, मदहोश किए जा, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा। एक रूठी हुई तकदीर जैसे कोई, खामोश ऐसे है तू तस्वीर जैसे कोई, तेरी नजर बन के जुबान लेकिन तेरे पैगाम दिए जाए शाम मस्तानी, मदहोश किए जा, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जा, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा। आनंद बख्शी साहब का लिखा ये गाना, आर.डी. बर्मन का संगीत और किशोर कुमार की आवाज, पर्दे पे राजेश खन्ना। फिल्म का नाम कटी पतंग। उस साल की ये छठी सबसे बड़ी फिल्म बनी थी और क्या इस फिल्म के जबरदस्त गाने। दोस्तों 1971 में अगर हम देखते हैं लोगों का जीवन कैसा रहा होगा, और अमेरिका से यूजुअली हमारा मापक होता है, कंपैरिजन करते हैं कि दुनिया में आज क्या है, अमेरिका में क्या है। तो उस साल अमेरिका में एवरेज कॉस्ट नए घर की, अगर नया घर आपको लेना होता हो तो 1971 में $25,250 में ब्रांड न्यू घर मिलता था। एवरेज इनकम एक साल में लोग बाग काम करने के बाद जो घर उनको मिलता था पैसा वो था $10,600, और एवरेज मंथली रेंट हुआ करता था अमेरिका में $150। अच्छा दोस्तों 1971 ये वो साल भी है जब दुनिया में तो नहीं कहूंगा, दुनिया में तो बहुत समय तक चलता रहा, लेकिन यूनाइटेड स्टेट में टेलीविजन पर सिगरेट की एड पर बैन लगा था। 1971 में ये पता चल गया था कि स्मोकिंग जो है वो हमारे लिए ठीक नहीं है। पुरानी पिक्चरों में आप देखते हैं ना, बड़े जबरदस्त हीरो खूब धुआं उड़ाते थे, लेकिन टेलीविजन पे ये 1971 में डिसाइड हुआ कि अब कोई भी एड नहीं चलेगी जहां पे सिगरेट को प्रमोट किया जाए। मुझे आपको सबसे पहले तो ये बताना है कि उस साल की जो सबसे बड़ी फिल्म थी, फिल्म का नाम है दोस्तों हाथी मेरे साथी। एक बड़ा ही ये कमाल का प्लॉट है, और जहां तक इस फिल्म की बात है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने ये लिखा था कि इस फिल्म की जो सक्सेस थी 40 साल लगे थे इस फिल्म की सक्सेस को किसी भी फिल्म को टच करने के लिए। इतनी ज्यादा वो उस साल फिल्म हिट हुई थी, और कहते हैं कि अभी तक ये अनमैच्ड है। अगर हम जो एनिमल से जुड़ी हुई फिल्मों की बातचीत करते हैं या बच्चों से जुड़ी हुई फिल्मों की बातचीत करते हैं, तो जितनी सफल फिल्म हाथी मेरे साथी रही है उतनी सफल फिल्म आज तक कोई हुई ही नहीं है। M.A. थिरुमुगन ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था, और ये साउथ के एक बड़े जाने माने फिल्म मेकर है। और जब इस फिल्म की, जैसे मैंने कहा,
राजेश खन्ना को साइन किया गया, बड़ा ज़बरदस्त अमाउंट उन्हें दिया गया, लेकिन उन्हें मज़ा नहीं आया स्क्रिप्ट का, तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया सलीम जावेद को और फिर बनी ये फिल्म। बॉक्स ऑफिस की बातचीत करते हैं तो भारत ही नहीं बल्कि भारत के बाहर सोवियत यूनियन में, यूरोप में, अमेरिका में बड़ी ज़बरदस्त ये फिल्म पसंद की गई। इसका जो रिटर्न था भारत से ज़्यादा एक्चुअल में ये ओवरसीज़ में भी इसकी ये पसंद की गई थी। और उस साल इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे जो टोटल इंटरनेशनल या वर्ल्ड वाइड इसकी जो कमाई थी वो थी $113 मिलियन। और अगर आप उसको 2017 में जो इन्फ्लेशन के हिसाब से सेट करते हैं तो इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पे जो कलेक्शन था वो था 737 करोड़। बहुत बड़ी ये फिल्म बनी थी और बड़ा मज़ेदार इस फिल्म का प्लॉट भी था। ये एक ऐसे बच्चे की कहानी है जो अनाथ होता है और 2 हाथी उसको बचाते हैं एक लेपर्ड से, और उन्हीं के साथ ये पलता पड़ता है और फिर ये अपना सड़क पे 4 हाथियों के साथ ये करामात करता रहता है। वहाँ पे अल्टीमेटली ये अपना एक जू भी बना लेता है और वहीं पे इनकी मोहब्बत हो जाती है तनुजा के साथ, जो इस फिल्म की एक्ट्रेस थी। और कहानी थोड़ी आगे बढ़ती है, बड़ा सिंपल सा प्लॉट है लेकिन बड़ी मज़ेदार ये कहानी है। और यहीं पे जब इनके घर पे एक बच्चा होता है तो तनुजा को लगता है कि राजेश खन्ना जो है पूरा का पूरा ध्यान अपना जानवरों के साथ रहते हैं और उन्हें डर लगता है कि इसके बच्चों को हार्म ना कर दे, क्योंकि आसपास अपने इनका फेवरेट हाथी इनके साथ रहता था। तो ये राजेश खन्ना को कहती है कि देखो, मुझे तो मेरे बच्चे की सेफ्टी का ख्याल है और आपको चुनना पड़ेगा, या आप मुझे चुनिए या फिर आप अपने दोस्त हाथी को चुनिए। और राजेश खन्ना अपने दोस्त को चुनते हैं। तो ये कहानी कुछ ऐसी है, आखिर में जाके जो इस फिल्म के विलन है, कहानी इस तरीके से आगे बढ़ती है कि आखिर में उस हाथी को मार दिया जाता है। तो बड़ा ये एक मज़ेदार फिल्म बनी थी और इस फिल्म में बड़े उतार चढ़ाव थे। और इस फिल्म को आई थिंक अगर हम एनिमल क्रूएलिटी की बातचीत करते हैं या जानवरों से कितना प्यार करना चाहिए, तो बड़ा ये अच्छा एक फिल्म बना था। और इस फिल्म से जुड़े बड़े मज़ेदार किस्से भी हैं। अभी राजेश खन्ना का किस्सा तो हमने आपको सुनाया, लेकिन तनुजा का भी एक बड़ा मज़ेदार किस्सा है। तनुजा कहती है जब वो उनकी बेटियां छोटी थी, काजोल और तनिषा, तो जब उन्होंने उनको ये फिल्म दिखाई थी तो काजोल ने कहा था कि मम्मा आई हेट यू क्योंकि आपकी वजह से इस फिल्म में ये हाथी मरा है। तो बड़े कई सालों तक वो तनुजा को ये बोलती रही और हाथी जो था उन्हें तनुजा से कुछ ज्यादा ही लगाव हो गया था। कहते हैं कि इस फिल्म के आखिर में एक सीन था जहां पे हाथी को तनुजा को पुश करना था, ये हाथी ने रिफ्यूज कर दिया, उसने किया ही नहीं। तो डायरेक्टर को बड़ा मुश्किल आया था, तो अलग अलग फ्रेम में ये उन्हें सारा कुछ करना पड़ा। और कहते हैं कि बड़े काफी सालों बाद तनुजा अपने बच्चों को लेके एक जू में गई, कई सालों बाद। कहते हैं ना, एलिफेंट की मेमोरी बड़ी जबरदस्त होती है। और जब वहां पे जू में थी तो एक एलिफेंट ने इनका पल्लू पकड़ लिया और वो छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो तनुजा बड़ी परेशान हुई कि यार ये क्या कहानी क्या है। बाद में उनको जू वालों ने बताया कि जनाब ये वही हाथी है जो आपके साथ फिल्म हाथी मेरा साथी में जिस हाथी ने काम किया था। तो उसने तनुजा को रिकॉग्नाइज किया। हम इंसानों को देखिए, हम नहीं पहचान पाए। तो ये फिल्म जो थी बड़ी ही ज़बरदस्त थी, लोगों ने इस फिल्म को बड़ा पसंद किया। और राजेश खन्ना की जो हिट फिल्मों की अगर बातचीत करते हैं तो बहुत ही ये कामयाब फिल्म है। इस फिल्म के गाने बड़े ही मशहूर हुए। एक गाना तो कहते हैं कि वो बच्चों का बड़ा फेवरेट गाना है। हॉलीवुड की एक बड़ी जानी मानी एक्ट्रेस है, इनका नाम है लूसी लू। ये इनकी चाइल्डहुड फेवरेट फिल्म है और ये हमेशा जब छोटी थी तो गाना गाती थी, चल 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 मेरे साथी। फिर एक रोमानिया की सिंगर है, नारगिथा उनका नाम है, इन्होंने भी इसका एक कवर वर्जन रिलीज किया था, चल 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 मेरे साथी और मेरे हाथी। बस इस फिल्म के बड़े ही कमाल के गाने हैं और एक बड़ा मेरा पर्सनल फेवरेट गाना है। दोस्तों आइए, फिल्म हाथी मेरे साथी का ये गाना।
चली हवा मस्तानी, दिल पर जानी, चली हवा मस्तानी, हंसते खेलते गुजरे जिंदगानी, दिल भर जानी, चली हवा मस्तानी, हंसते खेलते गुजरे जिंदगानी, दिल भर जानी, चली हवा मस्तानी। जाने कब शाम हुई बीत गए चल, सुन मेरे प्यारे, आहा सुन मेरे प्यारे, ये है तेरी मेहरबानी, हंसते खेलते गुजरे जिंदगानी, दिल भर जानी, चली हवा मस्तानी, हंसते खेलते गुजरे जिंदगानी, दिल भर जानी, चली हवा मस्तानी। साथी क्या है बात, सारे सोए तू क्यों जागे, साथी क्या है बात, ओ जंगल के राजा आजा सो जा, हो गई रात। मीठे मीठे सपने ले आई निंदिया रानी, हंसते खेलते गुजरे जिंदगानी, दिल भर जानी, चली हवा मस्तानी, हंसते खेलते गुजरे जिंदगानी, दिल भर जानी, चली हवा मस्तानी। क्या जबरदस्त गाना है दोस्तों। फिल्म का नाम हाथी मेरे साथी, और इस गाने को कंपोज किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। अच्छा दोस्तों, 1971 में दुनिया में और भी बड़ा कुछ हुआ था। अगर हम अमेरिका की बातचीत करते हैं तो एक बड़ा जबरदस्त बदलाव अमेरिका में हुआ था, और अमेरिका में उस साल वोटिंग एज को कम करके 18 साल कर दिया गया था, और ये 26th अमेंडमेंट जिसे कहते हैं। और इसके बारे में बड़ा काफी समय से अमेरिका में ये लोग बाग चाह रहे थे कि ऐसा कुछ हो। आई थिंक सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ही ये एक लोगों की डिमांड थी कि वोटिंग राइट्स जो है वो सभी को मिले जो 18 साल या उससे ऊपर हैं। तो एक बड़ा ये बदलाव हुआ था। और वहीं पे दुनिया के नक्शे पे एक नया देश भी आया था, बांग्लादेश। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच में ये एक फुल फ्लैज्ड वॉर भी हुई थी। हालांकि ये वॉर वन ऑफ द शॉर्टेस्ट वॉर भी मानी जाती है, सिर्फ 2 हफ्ते तक चली थी। अगर हम बांग्लादेश की बातचीत करते हैं तो बड़ा लंबा चौड़ा वहां पे एक जिसे हम एक सिविल वॉर भी कहते हैं चला था। शुरुआत शायद इसकी कहीं मार्च के महीने से हो गई थी। अप्रैल में वहां की जो चुनी हुई सरकार थी
उस समय ये ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था। तो वहाँ की चुनी हुई सरकार को आई थिंक जेल में डाल दिया गया था। बहुत सारे लोग वेस्ट बंगाल की तरफ भी मूव हुए थे और बांग्लादेश अपनी आज़ादी की लड़ाई वहाँ पे शुरुआत हुई थी। भारत के साथ जो फुल स्केल वॉर हुई थी उसकी शुरुआत हुई थी 3 दिसंबर को, और ये पाकिस्तान ने भारत के 9 एयरबेस पे हमला किया था और उसके दूसरे दिन भारत ने एक बहुत ही मैसिव इन्वेजन ईस्ट पाकिस्तान का किया था और लगभग 2 हफ्ते ये वॉर चली। 16 दिसंबर को, जो जिसे विक्ट्री डे ऑफ बांग्लादेश भी कहते हैं, पाकिस्तान की आर्मी ने मुक्ति बाहिनी और इंडियन आर्म फोर्सेस के सामने सरेंडर किया था। लगभग 90,000 पाकिस्तान के जो सोल्जर थे, एक लंबी चौड़ी आर्मी थी, उन्होंने ये सरेंडर किया था और वॉर खत्म हुई थी और एक नया देश बना था बांग्लादेश। अच्छा दोस्तों, 1971 में जो बॉक्स ऑफिस पे दूसरी सबसे बड़ी फिल्म बनी थी, उस फिल्म का नाम है मेरा गांव मेरा देश। इस फिल्म की कहानी, अगर कहानी की तरफ देखता हूं तो लगभग 4 साल बाद एक फिल्म बनी थी भारत में। उस फिल्म का नाम था शोले। शोले से बड़ी मिलती जुलती इस फिल्म की कहानी थी और राज खोसला ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था। धर्मेंद्र इस फिल्म के हीरो थे और विनोद खन्ना इस फिल्म के विलन थे, डाकू वो बने थे। आशा पारेख इस फिल्म की हीरोइन थी। बड़ी सिंपल सी सीधी सी कहानी थी, लगभग वही कहानी थी जैसे शोले की थी। और इसमें एक हवलदार मेजर जसवंत सिंह एक चोर को गिरफ्तार करते हैं, सिटीजन अरेस्ट होता है, जो छोटी मोटी चोरी करता है धर्मेंद्र। 6 महीने की उसको जेल की सजा होती है। जेल से जब छूटता है तो उसे कहते हैं कि आप जाइए मेजर साहब के पास, आपको कोई काम धाम देंगे। तो उनके पास चले जाते हैं। वो कहते हैं कि आइए मेरे फार्म में, खेतों में काम करें। वहाँ पे काम धाम करते हैं तो पता चलता है कि वहाँ के जो गांव के लोग हैं बड़ा डरते हैं, डरा के रखते हैं। एक डाकू आता है, उनको डराता है और ये धर्मेंद्र जो है वो पंगा ले लेते हैं डाकू के साथ और फिर उनको पकड़ लेते हैं। आशा पारेख से इनकी मोहब्बत होती है। वो बड़ी ऐसी ये कहानी बनी थी, मेरा गांव मेरा देश। मैंने ये फिल्म देखी थी 71 में तो नहीं देखी थी, मे बी अर्ली 80s में शायद देखी होगी, जब हम 10-12 साल के हो गए थे। ये वो ज़माना होता था जब गांव में वो बड़ा सा पर्दा लेके, स्क्रीन लेके लगाया जाता था पर्दा, और फिर प्रोजेक्टर आता था। एक रात को कोई मेला वेला होता था या ख़ास बात होती थी, या जब गांव में शादी ब्याह होते थे तो ये हायर की जाती थी चीज़ें। हमारे गांव में एक शादी थी और कोई हायर करके ये बड़े पर्दे पे हमने पिक्चर देखी थी, मेरा गांव मेरा देश। बड़े कमाल के इस फिल्म के गाने थे और उस साल इस फिल्म को बड़ा पसंद किया गया था। मैं जो गाना आपको सुनाऊंगा ये मेरा बड़ा फेवरेट गाना है। शायद इस फिल्म का जिक्र आज के इस शो में नहीं होगा। फिल्म का नाम है कल आज और कल, लेकिन किशोर कुमार साहब की आवाज में एक बड़ा ही मजेदार गाना है दोस्तों। आज मैं जो गीत आपको सुना रहा हूं ये वो गीत है जो मेरे बड़े फेवरेट है 1971 की फिल्मों से। गुंजन है मेरा दिल, कब से संभाले रखा है दिल, तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए। भंवरे की गुंजन है मेरा दिल, कब से संभाले रखा है दिल, तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए मेरे लिए। मुझे कब से थी प्यार की जुस्तजू, मेरी जिंदगानी में है तू ही तू। मुझे कब से थी प्यार की जुस्तजू, मेरी जिंदगानी में है तू ही तू। मैं आया हूँ दुनिया में तेरे लिए,
में झूमे तेरी आरज़ू, भंवरे की गुंजन है मेरा दिल, कब से संभाले रखा है दिल, तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए अम्मा तेरे लिए। गगन से भी ऊंचा मेरा प्यार है, तुझी पर मिटूंगा ये इकरार है। गगन से भी ऊंचा मेरा प्यार है, तुझी पर मिटूंगा ये इकरार है। तू इतना समझ ले मेरे हम सफर, तेरे प्यार से मेरा संसार है। भंवरे की गुंजन है मेरा दिल, कब से संभाले रखा है दिल, तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए। भंवरे की गुंजन है मेरा दिल, कब से संभाले रखा है दिल, तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए। हे 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 हो हो तेरे रे रे रे। हाँ 1971 ने दोस्तों दुनिया को डिज्नीलैंड भी दिया था। ये पहली बार 1971 में खुला था वॉल्ट डिज्नी वर्ल्ड। हालांकि इसके लिए लगभग 5-6 साल तक ये कामधाम होता रहा। 1965 से इसकी शुरुआत हुई थी और फाइनली 1971 में ये दुनिया को मिला। दुनिया के नक्शे पे उस साल 2 और देश भी आए थे। उसमें एक है कतार या कतर। ग्रेट ब्रिटेन से आज़ादी मिली थी और ये कोई इनका एग्रीमेंट होगा, जिस एग्रीमेंट के ख़त्म होने के बाद कतर एक इंडिपेंडेंट नेशन बना था। और वहीं पे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स भी 2 दिसंबर को लगभग 80 साल तक ब्रिटिश ने यहाँ पे रूल किया और उसके बाद ये आज़ाद हुआ। तो 7 जो प्रिंसिपल स्टेट्स है उसको मिलकर ये बनता है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जिसमें अबू धाबी है, दुबई है, शारजा है, कुछ एक बड़े जाने माने शहर। हाल ही में मैं भी घूमने फिरने गया था तो मौका मिला था मुझको यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को देखने का। बड़ा कमाल का ये, अब तो खैर बड़े मॉडर्न हो चुके हैं। और ख़ास बात ये है कि यहाँ पे ये पूरे के पूरे एरिया में इमिग्रेंट्स रहते हैं। जो ओरिजिनल यहाँ के जो वासी है, निवासी है, सिर्फ 12% है, बाकी सारा 88% इमिग्रेंट से बना हुआ है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। अच्छा दोस्तों, 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश भारत का 18वां राज्य बना था और इस प्रदेश की राजधानी शिमला, जहां पे मेरा जन्म हुआ है। तो 1971 का ये एक बहुत ही अहम किस्सा मेरे से भी जुड़ा है। आइए दोस्तों, एक और मज़ेदार फिल्म का जिक्र किया जाए जो उस साल बॉक्स ऑफिस पे 6ठी सबसे बड़ी फिल्म बनी थी। फिल्म का नाम था कटी पतंग। शक्ति सामंत ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था और राजेश खन्ना के साथ आशा पारेख, प्रेम चोपड़ा, बिंदु और नाजिर हुसैन इस फिल्म की स्टार कास्ट। राहुल देव बर्मन का संगीत और आनंद बख्शी ने इस फिल्म के गाने लिखे थे। गाने क्या है जनाब, एक से बढ़ के एक गाना। ये शाम मस्तानी, प्यार दीवाना होता है, ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम, जिस गली में तेरा घर ना हो बालमा। या एक और गाना है ना कोई उमंग है। अच्छा, ये जो गाना है जिस गली में तेरा घर ना हो बालमा, ये गाना मुकेश ने गाया है। और शक्ति सामंत ने जब इससे पहले फिल्म आराधना बनाई थी तो डिसाइड किया था कि राजेश खन्ना के सारे गाने किशोर कुमार साहब गाएंगे। लेकिन हुआ ये कि जब उस समय इस गाने की शूटिंग होनी थी तो किशोर कुमार साहब कहीं बिजी थे। अब राजेश खन्ना, जो उनका बड़ा बिजी स्केड्यूल रहा है उस साल, तो ये डिसाइड किया गया कि ये गाना
मुकेश साहब गाएंगे। वैसे राजेश खन्ना के उस साल जितने भी गाने हैं, चाहे मुकेश ने गाए हैं, हेमंत कुमार ने गाए हैं, किशोर कुमार ने गाए हैं, रफ़ी साहब ने गाए हैं, सारे ही एक से बढ़कर एक गाने हैं। इस फिल्म की कहानी कुछ इस तरीके से है, कहते हैं ना कभी कभी हमारी ज़िंदगी में जो कुछ होता है वो पहले से लिखा होता है। कॉर्नेल वुलरिच की एक नॉवल है आई मैरिड अ डेड मैन, उसके बहुत सारे अलग अलग अडेप्टेशंस है और ये फिल्म भी उसी नॉवल से ली गई एक कहानी है। और कहानी में आशा पारिक शुरू में दिखाते इस फिल्म की हीरोइन है जिन्हें मोहब्बत है किसी और से, लेकिन उनके परिवार वाले इनकी शादी तय कर देते हैं इनसे बिना पूछे, और ये डिसाइड करती है कि घर से भाग जाएंगी। और जब भागती है तो इन्हें पता चलता है कि इनका जो लवर है प्रेम चोपड़ा कैलाश, वो उन्हें चीट कर रहा है। और सिचुएशन कुछ इस तरीके की हो जाती है, घर पे भी इधर उधर भी इन्हें उस शहर को छोड़ के जाना पड़ता है। और जब ये ट्रेन में जा रही हैं तो उनकी बचपन की कोई सहेली उस ट्रेन में उनसे मिलती है और उनकी भी अपनी कहानी है। अब उस सहेली का जिस शहर में वो रहती है मुलाकात इन हस्बैंड से होती है, इनके घर पे बच्चा होता है, लेकिन ये कभी भी अपने सास ससुर से नहीं मिली है। और इनकी लाइफ की ट्रेजेडी है कि इनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है। डेथ के बाद ये अपने बच्चे को लेके पहली बार अपने सास ससुर से मिलने जा रही है। और ट्विस्ट कहानी में वो होता है जब इस ट्रेन का एक्सीडेंट होता है और हॉस्पिटल में मरने से पहले इनकी ये सहेली अपने बेटे को इन्हें सौंपती है और कहती है कि आप इस बच्चे को उनके दादा दादी तक ले जाएं। अपनी ये सहेली से वादा करती है और इस वादे के साथ ये पहुंच जाती है अपने ससुराल में, जो इनका नहीं इनकी सहेली का है। और एक तरीके से ये वहाँ पे विधवा के रूप में चली जाती हैं। इस बीच कुछ कहानी आगे पीछे मोड़ लेती है, राजेश खन्ना से इनकी मुलाकात होती है, राजेश खन्ना को इनसे मोहब्बत हो जाती है और बाद में पता चलता है कि जिस इंसान से आशा पारिक की उनके परिजनों ने शादी रचाई थी वो एक्चुअल में राजेश खन्ना है। तो बड़ा मज़ेदार इस फिल्म का प्लॉट रहा। आपने फिल्म नहीं देखी, रोमांटिक फिल्म है, ज़रूर इस फिल्म को देखिएगा और बाकी आगे की कहानी आपको फिल्म देखते हुए पता चल जाएगी। मेरे तो सारे ही इस फिल्म के गाने फेवरेट है, चुनना बड़ा मुश्किल है कौन सा गाना आपको सुनाऊं, लेकिन चलिए इस गीत को सुनते हैं। आनंद बख्शी का लिखा हुआ और किशोर कुमार का गाया हुआ। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। क्षमा कहे परवाने से परे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं आ। क्षमा कहे परवाने से परे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं आ। वो नहीं सुनता उसको जल जाना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। रहे कोई
भजी लाख चुराए कोई सनम से, रहे कोई 100 पर्दों में डरे शर्म से। नजर भजी लाख चुराए कोई सनम से, आ ही जाता है जिस पे दिल आना होता है। हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है। हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। सुनो किसी शायर ने ये कहा बहुत खूब, मना करे दुनिया लेकिन मेरे महबूब। सुनो किसी शायर ने ये कहा बहुत खूब, मना करे दुनिया लेकिन मेरे महबूब। वो छलक जाता है जो पैमाना होता है। हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है। हर खुशी से हर गम से 1971 जहां पे भारत और पाकिस्तान की वॉर के लिए याद किया जाता है, वहीं पे 1971 में भारत में बड़ा जबरदस्त सुनामी आया था और ये बे ऑफ बंगाल में बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठी थी। साइक्लोन आया था। उड़ीसा में लगभग 10,000 लोगों का देहांत हुआ था। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज उस साल हुई थी, अपोलो 14 मिशन, या यूं कहिए कि चंद्रमा पे दोबारा से इंसान पहुंचे थे। ये मैन्ड मिशन था और यूं कहिए 3rd सक्सेसफुल मैन्ड मिशन था। और जो लोग चंद्रमा पे उतरे थे उस साल, एलन शेपर्ड, स्टुअर्ट रूसा और एडगार। कुछ प्रॉब्लम इनिशियल स्टेज पे हुई थी मॉड्यूल को डॉक करने के लिए, लेकिन अलग अलग सेवरल अटेम्प्ट्स किए गए थे। अल्टीमेटली चंद्रमा पे दोबारा से इंसान पहुंचे थे। और शेपर्ड जो है वो 5वें ऐसे इंसान हैं हिस्ट्री में जिन्होंने चंद्रमा पे कदम रखा था, वॉक किया था। और पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने वहां जाके गोल्फ खेला था। अपने साथ ये अपना गोल्फ का किट लेके गए थे और कुछ वहां पे स्विंग इन्होंने किए थे। और उसके बाद ये पूरा का पूरा क्रू जो है सेफली वापस धरती पे आया था। और लगभग 90 पाउंड ये चंद्रमा के कुछ रॉक्स, चट्टाने लेके एक सैंपल के रूप में जमीन पे वापस आए थे। 1971 जैसे कि मैंने कहा, एक तरीके से बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि शायद ये साल है जो जहां से डिजिटल एज की शुरुआत होती है। उस साल कुछ नई नई चीजें इन्वेंट की गई थी। माइक्रो प्रोसेसर जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने इन्वेंट किया था। पॉकेट कैलकुलेटर शार्प कंपनी ने ये इन्वेंट किया था। ईमेल यूनाइटेड स्टेट में रे टॉमिल्सन ने इसकी शुरुआत की थी। फ्लॉपी डिस्क ये भी आईबीएम ने यूनाइटेड स्टेट में इसे इन्वेंट किया था। और उसी साल स्विट्जरलैंड में लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, जिसे हम एलसीडी भी कहते हैं, इसकी शुरुआत हुई थी। अच्छा दोस्तों, 1971 का जिक्र अधूरा रहेगा अगर मैं एक फिल्म का जिक्र नहीं करूंगा। ये मेरी टॉप फेवरेट है या दूसरे नंबर की है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन मेरी जो टॉप की 3-4 फिल्में हैं, वैसे जो आपकी फेवरेट चीजें हैं कभी कभी उसको नंबरों में डालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप कहते हैं मेरी ये फेवरेट है, 1 नंबर की है, दूसरे नंबर की है, तीसरे नंबर की है, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक फिल्म है और फिल्म का नाम है दोस्तों आनंद। इस फिल्म का जिक्र अगर नहीं करूंगा तो ये मेरा शो अधूरा रह जाएगा। ये ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म थी और बड़ी इसकी मजेदार कहानी भी है। गुलजार साहब को जब इस फिल्म का स्क्रीन पे लिखने को दिया गया तो ऋषिकेश मुखर्जी ने कहा कि गुलजार, मैं चाहता हूं कि पहले ही सीन में हम चाहते हैं कि ये इस्टेब्लिश हो जाए कि इस फिल्म का जो किरदार है आनंद, उसका देहांत हुआ है।
या देहांत हो जाता है। अदरवाइज लोग जो है वो गैस करते रहते हैं कि आखिर में जाके क्या होगा, क्योंकि ये फिल्म जो है ये फिल्म ये नहीं कहती है कि आनंद की डेथ होती है। ये फिल्म जो है जिंदगी के बारे में है। तो मैं नहीं चाहूंगा कि लोग कंफ्यूजन में रहे कि डेथ होगी या नहीं होगी। पहले ही सीन में वो दिखा देते हैं कि आनंद का देहांत हो गया है, और उसके बाद जो फिल्म की कहानी है वो आगे बढ़ती है। इस फिल्म का बड़ा ही ज़बरदस्त प्लॉट है, बहुत ही ज़बरदस्त कहानी है। जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जब राजेश खन्ना को ये फिल्म के बारे में बताया गया कि फिल्म की कहानी है, तो वो उन्होंने सीधा ही उस फिल्म को एक्सेप्ट कर लिया। बावजूद अपने एक लंबे चौड़े बिजी स्केड्यूल के खिलाफ उन्होंने डिसीजन लिया कि नहीं, मैं इस फिल्म को पूरा करूंगा। क्योंकि 5-5, 6-6 जगह वो शूटिंग करके आते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं एवरीडे आऊंगा, आपको फ़ोन करके बता दूंगा कि आज आधे घंटे के लिए आ रहा हूं, 1 घंटे के लिए आ रहा हूं। और अपना ऋषिकेश मुखर्जी अपनी दूसरी फिल्म बना रहे थे गुड्डी, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आपको जब भी टाइम मिले मुझे फ़ोन कर देना। तो गुड्डी के ही सेट पे उन्होंने ज़्यादातर इस फिल्म की शूटिंग की और साथ में ही आनंद का सेट लगा दिया। जैसे ही उनका फ़ोन आता था, वो गुड्डी फिल्म की शूटिंग को स्टॉप करते थे, और राजेश खन्ना की डेट मिली है तो वो उस फिल्म की शूटिंग करते थे। और राजेश खन्ना ने बहुत कम इस फिल्म के लिए पैसे भी चार्ज किए थे, बल्कि आगे पीछे दौड़ भाग बड़ी इस फिल्म के लिए की गई थी। और यही नहीं, बल्कि इस फिल्म को 1954 में ऋषिकेश मुखर्जी ने इस फिल्म की कहानी सोची भी थी और लिख भी डाली थी। और ये फिल्म बनाना चाहते थे राज कपूर साहब के साथ। 50 के दशक में राज कपूर बहुत बड़े एक्टर हुआ करते थे, और ये जिंदगी की जो हकीकत होती है उस हकीकत से जुड़ी हुई फिल्म भी थी। हुआ ये था कि राज कपूर इनके बड़े अच्छे दोस्त थे, और ऋषिकेश मुखर्जी को वो बाबू मोशाय कहा करते हैं। बंगाल में जेंटलमैन जो होते हैं उन्हें बाबू मोशाय कहते हैं। और राज कपूर साहब की तबीयत बड़ी खराब हो गई, इतनी खराब हो गई कि ऐसा लग रहा था शायद ये नहीं बचेंगे। तो ऋषिकेश मुखर्जी के जहन में ये कहानी आई कि अगर राज कपूर का देहांत होता है तो क्या होगा, और उसी को देखते हुए उन्होंने इस फिल्म की कहानी लिखी। बाद में वो राज कपूर साहब को इस फिल्म में लेना चाहते थे, लेकिन उनको लगा कि नहीं यार, ये बड़ा सेंसिटिव, बड़ा दर्द भरा मामला हो जाएगा, तो मैं किसी और एक्टर को साइन करता हूं। इन्होंने किशोर कुमार साहब को अप्रोच किया, बंगाल के कुछ जाने माने एक्टर हैं उनको अप्रोच किया, लेकिन कुछ ना कुछ अड़चने आती रही। इवन धर्मेंद्र को भी ये रोल दिया गया था, और कहते हैं जब धर्मेंद्र को पता चला कि राजेश खन्ना को ये फिल्म दी गई है, तो एक पूरा रात धर्म जी, वो थोड़ा टल्ली हो गए थे, सारी रात ऋषिकेश मुखर्जी को फोन करते रहे कि आपने ये राजेश खन्ना को फिल्म क्यों दी। कहते हैं ना, कुछ एक चीजें आप ही के लिए बनी होती है। ये फिल्म राजेश खन्ना के लिए ही बनी हुई थी। इस फिल्म के लिए बड़े उतार चढ़ाव हुए थे। फिल्म का एक गाना है, और वो गाना एक्चुअल में शुरुआत उसी गाने से होती है। और कहानी सारी ये हुई कि ज्यादातर उस जमाने में रेडियो पे वही गाने बजते थे जो फिल्म का हीरो गा रहा हो। और ये जो गाना बड़ा अच्छा था, ये टाइटल ट्रैक इस फिल्म का था। फिल्म के टाइटल चलते हैं और पीछे ये गाना चलता है। गाना भी बड़ा मजेदार था, इसकी कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये कहानी मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन गाना है जिंदगी कैसी है पहेली हाय। तो राजेश खन्ना ने जब ये गाना सुना, उन्होंने कहा कि नहीं यार, ये गाना बड़ा अच्छा है सर, आपको तो जरूर इस गाने को फिल्माना चाहिए, इसके लिए कुछ प्लॉट वॉट लिखिए। और राजेश खन्ना के बड़ा बिजी शेड्यूल, उनके पास बड़ा कम समय है। तो फिर इनके जहन में एक चीज आई कि अच्छा ऐसा करते हैं कि हम आपको बीच पे चलते हुए दिखाते हैं, क्योंकि इतना टाइम तो नहीं है कि कोई प्लॉट बनाए फिर आप उसके लिए शूट करेंगे। तो बीच पे चलते हुए ये इस गीत को गाते हैं, गुब्बारे उड़ रहे हैं। इवन इस गाने में अमिताभ बच्चन को भी दिखाया गया है, लेकिन कहते हैं कि वो बाद में शूट किया गया था। तो ये गाना बड़ा मशहूर हुआ। और इस गाने के राइटर कौन है ये भी आपको बताता हूँ, संगीत कैसे बना ये भी आपको बताता हूँ। लेकिन पहले सुनिए वही गीत जो टाइटल ट्रैक है, बाद में बड़ा मशहूर हुआ। फिल्म का नाम आनंद, और जिंदगी की हकीकत को दर्शाता ये गाना। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए
कभी ये रुलाए। कभी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। तो भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। एक दिन सपनों भरा ही चला जाए सपनों से आगे कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले। जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले। वही चुनकर खामोशी यूं चले जाए अकेले कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। योगेश जी का लिखा ये गाना है और योगेश जी उस साल एक बड़े भूले से लिरिसिस्ट बन चुके थे, कोई उनको जानता पहचानता नहीं था। और कहानी सारी ये हुई कि ऋषिकेश मुखर्जी ये गए सलिल चौधरी के पास। सलिल चौधरी का लगभग संगीत का करियर भी एक तरीके से रुका हुआ सा था उस साल। अब दोनों अच्छे दोस्त थे तो उनके पास गए कि मुझे फिल्म बनानी है, छोटे बजट की फिल्म है तो उसके लिए कुछ गाने चाहिए। तो उन्होंने सलिल चौधरी ने उनको एक गाना सुनाया जो किसी और फिल्म के लिए बना था और कहा कि देखिए अगर ये गाना है, बड़े अच्छे लिरिसिस्ट है, तुमसे कुछ गाने में लिखवाऊंगा। हालांकि ऋषिकेश मुखर्जी चाह रहे थे कि गुलजार इस फिल्म के गाने लिखे। तो जब उन्होंने गाना सुना तो गाना उनको बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे ये गाना चाहिए, चाहे कुछ हो जाएगी, आप छोड़िए दूसरी फिल्म को, लेकिन मैं इसको अपनी फिल्म में इस फिल्म को गाने का इस्तेमाल करूंगा। और गाना था दोस्तों कहीं दूर जब दिन ढल जाए। और फिर उन्होंने योगेश जी को कहा कि आप एक और गाना मेरे लिए लिखिए प्लीज, बाकी गाने तो गुलजार साहब लिख रहे हैं। और योगेश जी ने जो दूसरा गाना लिखा था वो था दोस्तों जो गाना मैंने अभी आपको सुनाया, जिंदगी कैसी है पहेली हाय। ये जो फिल्म है आनंद, अगर आपने नहीं देखी तो रिकमेंड करूंगा कि इस फिल्म को जरूर देखिएगा। ये जिंदगी को जीने की फिल्म है। जैसे कि मैंने बताया, इस फिल्म के शुरू में ही ये दिखाया गया था कि इस फिल्म का जो कैरेक्टर है आनंद, उसका देहांत हो जाता है। उसके बाद ये फिल्म कहानी शुरू होती है। अमिताभ बच्चन उसके दोस्त होते हैं और वो एक डायरी लिखते हैं तो आनंद के बारे में बताते हैं। आनंद जो है वो एक तरीके से जिंदगी को जीने का एक मंत्र है। हम जो है वो आने वाले दिनों के लिए या बीते हुए दिनों में ही अपनी जिंदगी गुजार देते हैं। हमारे हाथ से एवरीडे जिंदगी निकलती चली जाती है। इस फिल्म का हीरो आनंद, उसे पता है कि उसका देहांत होने वाला है, उसको एक ऐसा कैंसर हुआ है जिसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन वो जीना नहीं छोड़ता। हर रोज वो खुशी से उठता है, पूरी उसमें एनर्जी होती है, आते जाते हुए लोगों से मुलाकात करता है, बातें करता है, लोगों को हंसाता है। ऐसा लगता है उसे कुछ हुआ ही नहीं है। बड़ा वो खुश इंसान है और अच्छे तरीके से अपनी जिंदगी को जीता है। आनंद कभी मरते नहीं है। आनंद एक्चुअली में कहानी है कि किस तरीके से हमको जीना चाहिए। और ऋषिकेश मुखर्जी ने इस फिल्म को जब बनाया था, इस कहानी को बनाया था, तो बड़ा लंबा चौड़ा उन्होंने समय भी लिया था, लेकिन अल्टीमेटली 1971 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। और इस फिल्म में
बड़े मज़ेदार इस फिल्म के किस्से भी है। एक तो ये है कि ऋषिकेश मुखर्जी ने ये फिल्म डेडिकेट की थी मुंबई को और डेडिकेट की थी अपने मित्र राज कपूर को। तो राज कपूर के साथ जो रियल लाइफ इंसिडेंट उनकी ज़िंदगी के थे उसी पे ये फिल्म उन्होंने बनाई थी। और मुंबई जिस तरीके से एक जिंदादिल सिटी है, बड़ा कुछ होता रहता है लेकिन उसके बावजूद मुंबई कभी रुकता नहीं है, हंसता रहता है, चलता रहता है। जिंदगी क्या है मुंबई में जाके देखिए। ये आनंद फिल्म मुंबई को डेडिकेट की गई थी। और इस फिल्म के सेट की भी बड़ी एक मज़ेदार कहानी है। सीमा देव इस फिल्म में जो एक्ट्रेस है वो बनी है। तो हुआ ये कि सीमा देव मराठी की एक बहुत ही कमाल की और बड़ी मशहूर एक्ट्रेस थी। उनकी अपनी स्टारडम अलग से थी। और इस फिल्म में राजेश खन्ना, जो पहला सीन था आई थिंक राजेश खन्ना को दिया गया था, तो वो बड़ा नाराज हुई थी। लेकिन जब सेट पे राजेश खन्ना आए तो उन्होंने सीमा देव को कहा कि आप वही है ना जिनको देखने के लिए हम गिरिगांव में लाइन में खड़े रहते थे। तो 60 के दशक में जब सीमा देव बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी और राजेश खन्ना स्ट्रगल कर रहे थे तो ये उनके बड़े ज़बरदस्त फैन थे, तो उनको देखने के लिए जाते थे। मराठी बड़ी अच्छी राजेश खन्ना बोलते थे। तो दोस्तों ये जो फिल्म है अपने आप में बहुत ही कमाल की फिल्म है। और कहते हैं कि ऐसी फिल्में रोज़ नहीं बना करती हैं। इस फिल्म को खूब सारे अवार्ड मिले थे, लोगों ने बड़ा इस फिल्म को पसंद किया था। हालांकि कमर्शियली कोई नंबर 1 या नंबर 2 फिल्म नहीं रही है, लेकिन कुछ फिल्में ऐसी होती है जो सदाबहार फिल्में होती है। आज भी आप इस फिल्म को अगर देख लेते हैं तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल ये नई नवीली फिल्म बनी है। आई होप कि इस फिल्म का कोई रीमेक ना बने, कुछ एक फिल्में ओरिजिनल ही रहती है। अच्छा, इस फिल्म के संगीत को लेके, क्योंकि राजेश खन्ना के ऊपर जो है वो सारे के सारे गाने उस जमाने में जितनी भी फिल्में बनी है किशोर कुमार साहब ने वो सारे गाने गाए हैं। लेकिन इस फिल्म के लिए जो फिल्म के मेकर थे उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इसमें जो है वो किशोर कुमार की जगह पे आपको मैं गाने गवा रहा हूं कुछ एक गीत मुकेश से। ये गाना जो है, क्योंकि जब ये गाना लिखा गया था कहीं दूर जब दिन ढल जाए, तो किसी और फिल्म के लिए था। ये गाना रिकॉर्ड हो चुका था, लिख भी गया था, रिकॉर्ड भी हुआ था गाना, और मुकेश ने वो गाना गाया हुआ था, तो उसको बदलना नहीं चाहते थे। लेकिन जब ऋषिकेश मुखर्जी ने कहा कि नहीं राजेश, ये आपके कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप पे बड़ा ये सूट करेगा, और बड़ा हैप्पीली राजेश खन्ना ने इसे एक्सेप्ट भी कर लिया था। कई सालों बाद एक इंटरव्यू के दौरान राजेश खन्ना से पूछा गया था कि आपका फेवरेट गाना कौन सा है। राजेश खन्ना के 99% गाने किशोर कुमार साहब ने गाए हैं, लेकिन उन्होंने कहा था फिल्म आनंद का गाना कहीं दूर जब दिन ढल जाए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए, मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। कभी यूं ही जब हुई बोझल सांसें भर आई, बैठे बैठे जब यूं ही आंखें, तभी मचल के प्यार से चल के छुए कोई मुझे पर नजर न आए, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए।
मिल नहीं पाते, कहीं से निकल आए जन्मों के नाते। है मीठी उलझन बैरी अपना मन, अपना ही होके सहे दर्द पर आए, दर्द पर आए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए मेरे ख्यालों के आंगन में, कोई सपनों के दीप जला। 1971 में दोस्तों जो अवार्ड दिए गए थे, आइए जरा उन अवार्ड पर भी एक नजर दौड़ाते हैं। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था राजेश खन्ना को, फिल्म का नाम आनंद, जिस फिल्म का अभी जिक्र हो रहा था। बेस्ट एक्ट्रेस आशा पारेख, फिल्म का नाम कटी पतंग। बेस्ट फिल्म ऋषिकेश मुखर्जी, इस फिल्म के डायरेक्टर, फिल्म का नाम आनंद। बेस्ट डायरेक्टर राज कपूर, फिल्म का नाम मेरा नाम जोकर। मेरा नाम जोकर जो है वो 1970 की फिल्म है, लेकिन 71 में भी ये फिल्म री रिलीज की गई थी और उस साल ये अवार्ड में ये फिल्म शामिल की गई थी, क्योंकि जब 1970 का अवार्ड हुआ था तो उसके बाद ये फिल्म रिलीज हुई थी। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मेल अमिताभ बच्चन, फिल्म आनंद। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फीमेल फरीदा जलाल, फिल्म का नाम पारस। बेस्ट एक्टर इन कॉमिक रोल महमूद, फिल्म का नाम पारिस। बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर शंकर जयकिशन, फिल्म का नाम मेरा नाम जोकर। बेस्ट लिरिसिस्ट हसरत जयपुरी, गाना उन्होंने लिखा था जिंदगी एक सफर है सुहाना, फिल्म अंदाज के लिए। बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल मन्ना डे, मेरा नाम जोकर का गाना उन्होंने गाया था ए भाई जरा देख के चलो। और बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल आशा भोसले, फिल्म कारवां में उन्होंने गाना गाया था पिया तू अब तो आजा। बहुत ही कमाल का गाना है, उस साल के बड़े कमाल के गाने हैं, लेकिन मैंने कुछ एक गीत दोस्तों वो सुनाए हैं जो मेरे बड़े फेवरेट गाने हैं। और आइए एक नजर जरा रेडियो के उस साल जो सबसे अच्छे गाने लोगों ने पसंद किए थे। उस साल रेडियो पे सबसे ज्यादा चले थे बिना का गीतमाला। नंबर 1 गाना रहा था 1971 में जिंदगी एक सफर है सुहाना। दूसरे नंबर पर गाना रहा था अच्छा तो हम चलते हैं आन मिलो सजना। ये 1970 की फिल्म थी, लेकिन 71 में भी बड़े जबरदस्त इस फिल्म के गाने चले। तीसरे नंबर पर ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम, किशोर कुमार की आवाज में ये गाना, फिल्म का नाम कटी पतंग। चौथे नंबर पर गाना गुनीजनों रे भगत जनों, आंसू और मुस्कान, किशोर कुमार की आवाज में ये गाना। पांचवें नंबर पर गाना था रामा रामा गजब होई गवा, फिल्म का नाम नया जमाना, लता मंगेशकर की आवाज। छठे नंबर पर गाना चल 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 मेरे साथी ओ मेरे हाथी, किशोर कुमार की आवाज। सातवें नंबर पर जिंदगी कैसी है पहेली, मन्ना डे की आवाज में ये गाना। आठवें नंबर पर गाना है ना बोलो बोलो पापा को मम्मी से, मम्मी को पापा से प्यार है। 9वें नंबर पर गाना था मुझको ठंड लग रही है, फिल्म का नाम मैं सुंदर हूं। और 10वें नंबर पर उस साल गाना था ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ये पूर्व और पश्चिम का गाना, ये भी 1970 की फिल्म, लेकिन 71 में भी ये गाने बड़े मशहूर हुए। दोस्तों इसी के साथ स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक मेरा यहाँ से जाने का समय हुआ जा रहा है, और जाते जाते एक और मेरा बड़ा पर्सनल फेवरेट गाना है 1971 की ही फिल्म का नाम है बुढ़ा मिल गया। ऋषिकेश मुखर्जी ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था और मजरू सुल्तानपुरी का लिखा ये गाना है, किशोर कुमार की आवाज। ये गाना मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूं इस वादे के साथ कि फिर किसी दिन दोबारा से आपकी जिंदगी में आऊंगा और कोई एक कहानी आपको सुनाऊंगा। सुनते रहिए ट्यून इंडिया रेडियो 24/7, और अगले शो तक के लिए नमस्कार। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। सुबह को जब हम नींद से जागे आँख तुम्हीं से चार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई।
चाहे कहो इसे मेरी मोहब्बत, चाहे हंसी में उड़ा दो। ये क्या हुआ मुझको खबर नहीं, हो सके तुम ही बता दो। चाहे कहो इसे मेरी मोहब्बत, चाहे हंसी में उड़ा दो। ये क्या हुआ मुझको खबर नहीं, हो सके तुम ही बता दो। तुमने कदम तो रखा जमीन पर, सीने में क्यों झनकार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। आँखों में काजल और लटों में काली घटा का बसेरा। सांवली सूरत मोहनी मूरत, सावन रुत का सवेरा। आँखों में काजल और लटों में काली घटा का बसेरा। सांवली सूरत मोहनी मूरत, सावन रुत का सवेरा। जब से ये मुखड़ा दिल में खिला है, दुनिया मेरी गुलजार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। यूं तो हसीनों के महज़बीनों के होते हैं रोज नजारे, पर उन्हें देख के देखा है जब तुम्हें, तुम लगे और भी प्यारे। यूं तो हसीनों के महज़बीनों के होते हैं रोज नजारे, पर उन्हें देख के देखा है जब तुम्हें, तुम लगे और भी प्यारे। बाहों में ले लूं ऐसी तमन्ना, एक नहीं कई बार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। सुबह को जब हम नींद से जागे, आँख तुम्हीं से चार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई।